हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी व्यू में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का हल प्रश्न पत्र का पार्ट 2। इसमें अगला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? 8 सितंबर 1803 को आए भूकंप के कारण जो अजयपाल द्वारा निर्मित राजभवन था, ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी वर्ष गोरखाओं ने श्रीनगर पर आक्रमण किया था और उस समय गढ़वाल के राजा जो परमार वंश के थे, वह प्रद्युम्न शाह थे और जो गोरखाओं के साथ देहरादून में युद्ध करते हुए मारे गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1880। जो सितंबर 1880 को जो नैनीताल का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण लगभग 151 लोग दबकर मारे गए थे। इससे पूर्व भी 2 बार भूस्खलन हुआ था, 1866 और 1879 को भी 2 बार भूस्खलन हुआ था, परंतु इनका प्रभाव मामूली रहा था। जो ये भूस्खलन हुआ था, यह नैनीताल में स्थित अल्मा हिल्स में हुआ था और जो 18 सितंबर 1880 को 2 दिन तक लगातार बारिश होने के परिणाम स्वरूप जो नैनीताल के उत्तरी भाग में स्थित अल्मा हिल्स हैं, इनकी चट्टानें कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण जो नैनीताल के इस क्षेत्र में भूस्खलन का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की स्थापना कब हुई थी, जिसे हम नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं? इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2015 को। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। जो नीति आयोग का प्रमुख होता है, ये प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। जो योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 को पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया गया था। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और इसी के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया थे और जो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, वो राजीव कुमार हैं। और नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है 1916 को कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। राज्य की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने हेतु जो गोविंद बल्लभ पंत हैं, हरगोविंद पंत और बद्रीधर पांडे समेत कई नेताओं ने वर्ष 1916 को कुमाऊं परिषद का गठन किया था। इसका उद्देश्य था कि राज्य का विकास हो सके और उसके विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके। जो 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यह काफ़ी ऐतिहासिक था। इसी सम्मेलन में कांग्रेस के दोनों गुट एक साथ हो गए थे। कांग्रेस के दोनों गुट थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था, जो 1916 का अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, रमेश, ये रीजनिंग का प्रश्न है। रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ था, वह श्याम से 9 दिन छोटा। इसी वर्ष महात्मा गांधी का जन्म मंगलवार को होगा। श्याम अपना जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा? इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। श्याम की जन्मतिथि 21 अक्टूबर है और रमेश की जन्मतिथि 21 अक्टूबर है। और प्रश्न में कहा गया है कि जो श्याम है और रमेश से 9 दिन छोटा है। अगर हम 9 दिन छोटा है तो 21 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 12, यानी जो श्याम होगा उसकी जन्मतिथि 12 अक्टूबर होगी। और हम ये देखेंगे कि अब हम ये देखेंगे कि 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के मध्य कितने विषम दिन आएंगे। विषम दिन निकालने के लिए हम सबसे पहले हमें निकालना 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के मध्य कितने विषम दिन आएंगे। विषम दिन निकालने के लिए पहले हम 12 से 2 के मध्य निकालना है हमें कितने विषम दिन आएंगे। और हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7।
तो कहेंगे तो 3 इसका आंसर आए, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। यानी 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के मध्य 3 विषम दिन आएंगे, 3 विषम दिन आएंगे। और हमें अब हमें ये प्रश्न में हमें ये निकालना है कि हमने ये देखा कि जो 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के मध्य कि 3 विषम दिन आए हैं, 3 विषम दिन आए हैं। और हमें इसका आंसर बताना है कि श्याम का जन्मदिन किस वार के दिन होगा। जैसे श्याम का जन्मदिन है, अब हमें दे रखा है कि जो 2 अक्टूबर है इस दिन मंगलवार है। अगर मंगलवार है और हमें यह बताना है कि श्याम का जन्मदिन किस दिन मनाया जाएगा। तो श्याम का जन्मदिन अगर 2 अक्टूबर को मंगलवार है और 2 और 12 के मध्य 3 विषम दिन आते हैं, तो मंगलवार में अगर हम 3 वार जोड़ेंगे तो तीसरा वार के दिन श्याम का जन्मदिन होगा, अतः इसका आंसर होगा शुक्रवार। तो श्याम का जन्मदिन शुक्रवार को होगा। अगला प्रश्न है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। हमें ये बताना है जो ललितादित्य थे, जो कश्मीर के राजा थे, इनके केदार मंडल पर आक्रमण की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। केदार मंडल पर ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी कलहण द्वारा रचित रासतरंगिणी से मिलती है। रासतरंगिणी में कश्मीर की ऐतिहासिक घटनाओं का व्यापक वर्णन है। रासतरंगिणी का अर्थ रिवर ऑफ किंग्स यानी राजाओं की नदी है, हिंदी में इसका अर्थ होता है। और जो कलहण थे, लोहार वंश के शासक हर्ष के समकालीन थे। और जो ललितादित्य मुक्तापीठ है तो कश्मीर के कोटा वंश के शासक थे। रासतरंगिणी से यह भी ज्ञात होता है कि जो उस समय के मध्य भारत के शासक यशोवर्मन को भी ललितादित्य मुक्तापीठ ने पराजित किया था। जो कलहड़ द्वारा रासतरंगिणी की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में सेज सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ है। भारत में सेज नीति का निर्धारण हमें बताना है कि किस देश के अनुभव पर लागू हुआ था। जो भारत में सेज नीति का निर्धारण चीन की नीतियों से प्रभावित होकर लागू किया गया था। सेज का अर्थ होता है, तात्पर्य होता है कि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र से सेज का तात्पर्य होता है, जहां एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का विकास किया जाता है जहां बिना रुकावट आयात निर्यात किया जा सके। चीन ने सेज से संबंधित नियम 1980 के दशक में डेग द्वारा लाए गए थे और इसका उद्देश्य होता है कि आर्थिक सुधार नीति के अंतर्गत सुधार ला सके। और यहीं भारत की शुरुआत काफ़ी देर से हुई थी सेज नीति में। और भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम सेज के नाम से जानते हैं, अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत विशेष आर्थिक नियमों का क्रियान्वयन व्यावसायिक हितों को बढ़ावा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100वां वर्ष पूर्ण किया है। वर्ष 2006 में वन अनुसंधान संस्था देहरादून ने अपनी 100वां स्थापना वर्ष मनाया। जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, इसकी स्थापना इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से वर्ष 1906 में की गई थी। यह संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन के तहत एक प्रमुख संस्थान है। यह करीब 2000 एकड़ में फैला वन अनुसंधान संस्थान एशिया की सबसे बड़ा संस्थान है। इस संस्थान में वनों से संबंधित 7 संग्रहालय भी मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, जो जाह्नवी नदी है, ये किस निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है। जो जाह्नवी नदी है, यह भागीरथी की एक सहायक नदी है। जो जाह्नवी नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित जंडा काउंटी, जो माणा दर्रे के समीप स्थित है, वहाँ उस जंडा काउंटी ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में से प्रभावित होकर भौर्रे घाटी के समीप यह भागीरथी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के
मजबूत रिश्तों को बताती है। आयताकार या वर्गाकार मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के रिश्तों को बताती है। दोनों स्थान पर एक ही प्रकार के मोहरें मिलने से यह ज्ञात होता है कि दोनों सभ्यताओं यानी मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान पाई गई मोहरें पर इस विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे गैंडा, हाथी, बैल इत्यादि के चित्र प्राप्त होते हैं और कुछ मोहरों पर पशुपतिनाथ के चित्र भी मिलते हैं। उत्खनन के दौरान इस क्षेत्र में प्रचलित करीब 3,500 मोहरें प्राप्त हुई है। ऐसी ही मोहरें मेसोपोटामिया क्षेत्र से भी प्राप्त हुई है। इसका आंसर है आयताकार। अगला प्रश्न है, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में हुआ था, जो 14 मार्च से 19 मार्च के मध्य आयोजित की गई थी। इसमें देश विदेश के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। राज्य में इस खेल का आयोजन पहली बार किया गया था, जिसमें कुमाऊं मंडल विकास निगम तथा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश ने नियमित रूप से पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु है? अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी न्यूनतम आयु 18 से और अधिकतम आयु 40 वर्ष के मध्य है। और 60 वर्ष की आयु में पेंशनधारियों को यह योजना से बाहर होने तथा वित्तीय की शुरुआत होने की सीमा निर्धारित है। ग्राहकों को मासिक वित्तीय का विकल्प चुनने का अधिकार होगा। इसमें 1000 से 5000 और नियमित रूप से मासिक भुगतान सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी का मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? जो आदिशक्ति पीठों में से एक है माँ बाल सुंदरी का मंदिर जीर्णोद्धार हिंदू विरोधी क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने किया था। और काशीपुर में स्थित 52 शक्तिपीठों में से एक माँ बाल सुंदरी के मंदिर के समीप प्रतिवर्ष चैती मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में उत्तरी भारत ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। औरंगजेब ने अपनी बहन जहांआरा के स्वस्थ होने के उपलक्ष्य में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और यहाँ आदिशक्ति के बाल रूप में पूजा होने के कारण इसे बाल सुंदरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 39 छात्रों का औसत भार 40 kg है और यदि उनके अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उनका औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का भार क्या होगा? हम इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि दिया गया है कि 39 छात्रों का औसत भार है 40 kg और हम जैसे जानते हैं कि 39 छात्रों का कुल भार होगा 39 गुणा 40, तो कितना होगा 1560 39 बच्चों का भार होगा। जैसे कि हमने सॉल्व करा कि अगर हमने अध्यापक का भार x माना और जो 39 छात्रों का कुल भार होगा 1560 किलो और जो हमें प्रश्नानुसार हमें प्रश्न में दिया गया है कि जो 1560 जो 39 बच्चों का कुल वेट है, अगर हम इसमें अध्यापक का वेट जोड़ दिया जाए, उनका औसत वेट है 40, तो औसत भार में कितने के 800 ग्राम की वृद्धि होती है। अगर हम इसको सॉल्व करते हो तो हमारा निकलता है 72 किलो। अतः जो अध्यापक हो गया इस अध्यापक का भार 72 किलो होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में गढ़नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है?
गढ़ श्यामशाह को, जो परमार वंश के राजा थे, इन्हें मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा एक घोड़ा और हाथी प्रदान किया गया था। इसका उल्लेख ताजुक-ई जहांगीरी में मिलता है। और गढ़वाल के इतिहास में इस बात की जानकारी मिलती है कि गढ़वाल शासक श्यामशाह जहांगीर से मुलाकात करने के लिए स्वयं आगरा गए थे, परंतु महिपाल शाह के शासनकाल के समय मुगल तथा गढ़वाल के शासकों के मध्य अच्छे संबंध नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वर्ष 1948 को पारित हुआ था। इसके अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक को एक समान कार्य के लिए एक समान न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य था। इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया था कि श्रमिकों को कार्यस्थल पर विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि श्रमिकों को मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। साथ ही समय समय पर न्यायसंगत रूप में न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो, ताकि कार्य के प्रति श्रमिकों का मनोबल बने रहे। इसमें कुशल व अकुशल दोनों श्रमिकों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी का संबंध बास्केटबॉल से है, जो उत्तराखंड राज्य के से संबंध रखते हैं। इन्हें वर्ष 2014 को उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हरिदत्त कापड़ी को भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने प्रयाग के समीप स्थित कौशाम्बी में की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? हमें यहाँ जल विद्युत परियोजनाएं दिए गए और जनपद दिए गए। हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। जैसे जानते हैं कि लोहारी नागपाला परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और अगला दिया गया है, विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग से सम्मिलित किया गया है, जो कि गलत है। जो विष्णुप्रयाग परियोजना है यह चमोली जनपद में स्थित है। विष्णुप्रयाग पंचप्रयागों में से एक है। अगला मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में और सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में स्थित है। और विकल्प ए, बी, डी सही है। और गलत हो गया। विकल्प ए, सी और डी सही है। और जो विकल्प बी है विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग दिया है, यह गलत है। जो कि विष्णुप्रयाग परियोजना है यह चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।